और आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और बात सबसे पहले सीमा हैदर और उसके प्रेमी की। तो सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से यूपी एटीएस की पूछताछ खत्म हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नोएडा पुलिस और एटीएस की जांच में अभी तक जासूसी का कोई सबूत नहीं मिला है। एटीएस पूरी रिपोर्ट को गृह विभाग के पास भेजेगी, लेकिन सवाल अब भी है कि नोएडा से लेकर काठमांडू तक और काठमांडू से लेकर शारजाह और कराची तक सीमा हैदर का अतीत क्या है। सीमा हैदर पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। यूपी एटीएस सीमा का सच जानकर रहेगी। अभी तक की जांच पड़ताल में सीमा पर शक और गहराया है, क्योंकि सीमा हैदर के बयान, तथ्य, सबूत और दस्तावेज मेल नहीं खा रहे। यूपी एटीएस सीमा से जुड़े कई सवालों को लेकर जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। एटीएस इस बात का पता लगा रही है कि सीमा सचमुच में सचिन का प्यार है या शातिर पाकिस्तानी एजेंट। सीमा गुलाम हैदर से एटीएस ने सोमवार और मंगलवार करीब 15 घंटे के आसपास पूछताछ की, लेकिन एटीएस 2 दिनों की पूछताछ के बाद भी जांच पूरी नहीं होने का इशारा कर रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? संदीप क्या पाकिस्तानी जासूस है? पाकिस्तानी जासूस है संदीप, क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सीमा गुलाम हैदर 5वीं पास है। इसके बावजूद वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। सटीक हिंदी बोलने में उसे महारत है और हिंदू रीति रिवाजों के बारे में वो अच्छी जानकारी रखती है। सीमा का दावा है कि वो नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। उसके साथ 4 बच्चे भी थे। उसने वीजा के लिए कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। इसके बाद उसने नेपाल से भारत आने का रास्ता चुना था। इसके बाद वो दिल्ली से होते हुए ग्रेटर नोएडा आ गई और अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रह रही थी। लेकिन सीमा को लेकर कई सवाल हैं। 4 बच्चों की मां खुद को पाकिस्तान के छोटे से शहर का बताती है, लेकिन पबजी गेम में दिन भर व्यस्त कैसे रहती थी? 5वीं पास मिडिल क्लास घरेलू महिला एक नहीं बल्कि 2-2 पासपोर्ट क्यों रखेगी? यही नहीं, दूसरी बार पाकिस्तान सीमा लौटी तो अपने 4 बच्चों के एकदम नए पासपोर्ट कैसे बनवा कर आई? जाहिर है ऐसे कई सवाल हैं जो सीमा को लेकर शक को और गहरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश के मौसम की बात कर लें तो यहां पर बदरा जमकर बरस रहे हैं और कई जिलों में तो भारी बारिश ने आम जनजीवन तक को प्रभावित कर दिया है। फिर भी मौसम विभाग ने 20 से अधिक जिलों के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में मॉनसून के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है। अभी पूरे हफ्ते बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने बुधवार को 20 से अधिक जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इन जिलों में 4 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं आगर मालवा के लिए अति भारी बारिश का अलर्ट है। 20 जुलाई से एक और नया सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा है, जो प्रदेश में 26 जुलाई तक अच्छी बारिश करवाएगा। इधर भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। रीवा और चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नर्मदापुरम, विदिशा, बैतूल और हरदा जिले के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट है। खंडवा के अलग अलग हिस्सों में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी है। पुनासा क्षेत्र में अजनाल नदी का पानी घुस चुका है, जिससे निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है। वहीं धनगांव इलाके में तेज बहाव की वजह से कुछ गाड़ियां बह गई हैं।
उज्जैन में भी लगातार बारिश से शिप्रा का जल स्तर बढ़ चुका है। घाटों पर 3 से 4 फीट तक पानी है। नॉर्थ वेस्ट बंगाल के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर मध्य प्रदेश पर दिख सकता है। 20 से 26 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में 18 से 22 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। सूबे में 1 जून से अब तक 26% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 10% अधिक बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 22% अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के मौसम के मिजाज की भी बात कर लेते हैं। यहां पर मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। दंतेवाड़ा, बीजापुर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल सूबे में जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में तो लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बरसात की नई चेतावनी भी जारी की है। दंतेवाड़ा और बीजापुर में रेड अलर्ट है। सुकमा समेत कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि राजनांदगांव, बस्तर, नारायणपुर और कांकेर के लिए येलो अलर्ट है। दुर्ग में हो रही बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है। मोगरा जलाशय से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शिवनाथ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मुंगेली में भारी बारिश से जिले का मनियारी डैम भर चुका है। धमतरी में भी 2 दिन से हो रही बारिश से गंगरेल डैम का जलस्तर बढ़ चुका है। कोंडागांव में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुकमा में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जिले के लिए अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बरसात से छिंदगढ़ में फूल नदी उफान पर है। पुल पर पानी की वजह से छिंदगढ़ का करीब 6 गांवों से संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण इलाकों के कई लोग छिंदगढ़ में ही फंसे हुए हैं। सुकमा में मलगेर नदी भी उफन रही है। आवाजाही बंद है और प्रशासन अलर्ट मोड में है। शबरी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर और एसपी हालात का जायजा लेने में जुटे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। पूरी तरह एक्टिव होने के बाद मॉनसून अब अपना जलवा दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाजार में टमाटर के भाव आसमान पर हैं। लोगों को टमाटर के भाव से काफी परेशानी हो रही है और इसीलिए सरकार सस्ती दर पर अब टमाटर बेचने का भी इंतजाम कर रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसी नेफेड और एनसीसीएफ को सस्ते दर पर टमाटर बेचने की जिम्मेदारी मिली है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश में एनसीसीएफ 80 रुपए किलो टमाटर बेचेगा। मॉनसून में टमाटर के तेवर चढ़े हुए हैं। कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों को इस महंगाई से राहत मिले, इसके लिए सरकार ने सस्ते टमाटरों की बिक्री शुरू की है। दरअसल टमाटर की कीमतें पिछले पखवाड़े ही बढ़ी थी। एमपी, छत्तीसगढ़ सहित कई देश के कई राज्यों में टमाटर की कीमतें 200 के पार पहुंच गई थी। इसके बाद सरकार देश में रियायती दर पर टमाटर बेचने का ऐलान कर चुकी है। शुरू में सरकारी टमाटर 90 रुपए किलो बिके थे, लेकिन अब ये कीमत घटाकर 80 रुपए किलो कर दी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसी एनसीसीएफ को सस्ते दर पर टमाटर बेचने की जिम्मेदारी मिली है। ये एजेंसी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदती है और उसे ट्रकों के जरिए निर्धारित स्थानों तक पहुंचाकर बेचा जा रहा है।
इससे बाजार में टमाटर की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पहले 90 रुपये पे हम बेच रहे थे, अब हमने 80, सरकार ने हमें जब कहा कि 80 रुपये में बेचना है तो उनके निर्देश के अनुसार हमने 80 बेचना शुरू किया। और उसका फलस्वरूप ये है कि जो मंडी के अंदर 200 रुपये ऊपर का टमाटर था, आज के दिन पर मंडी में भी 160 पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मोबाइल वैन की शुरुआत की जा रही है ताकि आम लोगों की किचन में कम कीमत पर टमाटर पहुंच पाए। अब तक 1,50,000 किलो से ज्यादा टमाटर सस्ते दर पर बेचे जा चुके हैं। हालांकि इसमें सरकार का बड़ा घाटा भी हो रहा है। सरकारी एजेंसी 120 से 130 रुपए किलो टमाटर खरीद रही है, लेकिन उपभोक्ता को 80 रुपए प्रति किलो में बेचा जा रहा है, यानी कि हर किलो पर करीब 50 रुपए नुकसान। अच्छी बात यह है कि सरकार के इस कदम से न सिर्फ लोगों को सस्ता टमाटर मिल रहा है, बल्कि थोक बाजारों में टमाटर की कीमत गिर रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। शिव का अपमान होगा तो तांडव भी होगा। उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी पर थूकने वालों को ऐसी सजा मिली है जो मिसाल बनेगी। ढोल नगाड़ों की आवाज और डीजे की धुन के बीच मामा के बुलडोजर ने तांडव मचाया। वो मकान अब मैदान बन गया जिसकी मुंडेर से महाकाल की सवारी पर थूकने का महापाप किया गया। देखिए रिपोर्ट। ढोल नगाड़ों की आवाज, डीजे की धुन, लेकिन मौका किसी समारोह का नहीं बल्कि सनातन को ठेस पहुंचाने वालों पर एक्शन का है। महाकाल का अपमान होगा तो तांडव भी होगा। कालों के काल महाकाल की सवारी निकलती है तो पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देती है, क्योंकि वो उज्जैन के राजा भी हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन सोमवार को महाकाल की सवारी पर कुछ युवकों ने छत से थूक दिया। ये न सिर्फ शिव का अपमान था बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था पर सीधा घात भी था। ये महापाप भारी पड़ा। पुलिस का पूरा अमला और नगर निगम की टीम ढोल नगाड़ों की तेज आवाज के साथ जा पहुंची। अदनान मंसूरी के घर के बाहर तय था कि अब तांडव होने वाला है। यही वो घर है जिसकी छत से महाकाल की सवारी पर थूका गया। पुलिस ने अदनान अंसारी के इस घर को खाली करवाया और बुलडोजर ने अपना रौद्र रूप दिखाया। देखते ही देखते पूरा मकान जमींदोज हो गया। ये वही जगह है जहाँ से महाकाल की सवारी को गुजरना था, लेकिन इस मकान के ऊपर से कुछ विशेष समुदाय के युवकों द्वारा जो है सवारी पे थूकने का मामला आया था। इसके बाद कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर उन आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं वीडियो के आधार पर खाराकुआ थाना पुलिस ने विशेष समुदाय के 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दंगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं आज उन युवकों के मकान पर जो है आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम का बुलडोजर चल रहा है। महाकाल की सवारी पर थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश सकते में है। न सिर्फ ये शिव का अपमान है बल्कि नफरत का प्रमाण भी। आरोपी युवकों पर पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगे भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। 3 आरोपियों में एक बालिग है और 2 नाबालिग। बालिग आरोपी को सेंट्रल जेल भैरवगढ़ भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है। सामाजिक तत्वों द्वारा उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार सिलेक्टिव एक्शन ले रही है। देखिए, शिव का अपमान तो सबसे पहले भाजपा ने किया और भ्रष्टाचार करके जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में भ्रष्टाचार हुआ है वो सबसे बड़ा अपमान है। बाकी कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग किसी समुदाय का हो, अगर वो कानून की मर्यादा का पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
लेकिन ये कार्रवाई सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में दतिया में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बेटे ने 2 बहनों को अगवा करके अपने साथियों के साथ बलात्कार किया है। ठीक है, आपने कार्रवाई कर ली, लेकिन उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? सिर्फ इसलिए कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। तो हमारी आपत्ति इस तरह की कार्रवाई पर है, लेकिन हाँ, कानून जो तोड़े तो उस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन जो आप सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं पहचान के, वो कार्रवाई गलत है। उधर बीजेपी का कहना है कि जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए तैयार रहना होगा, ऐसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये शिवराज सरकार है, यहाँ पे ना सिर्फ अपराधियों पे कार्रवाई होती है, अपितु इतनी सख्त होती है कि उनके हौसले तक टूट जाएं। तो ये जो समाज में विध्वंस फैलाने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के जो षड्यंत्रकारी हैं, वे छोड़े नहीं जाएंगे, बल्कि गाजे बाजे के साथ तोड़े जाएंगे। उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूकने की घटना की देश का पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। ऐसे महापाप की हिमाकत लोगों को हैरान कर रही है। बहरहाल इस मामले में फौरन और बड़ा एक्शन लेकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों की बड़ी सजा मिलेगी। उज्जैन से अजय पटवा के साथ शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है या सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा गुजरात में। तो इसी के साथ एक और अब रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। रिकॉर्ड किस बात का? दरअसल विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अभी तक तो अमेरिका के पेंटागन के पास ही था, लेकिन अब यह खिताब छीनने वाला है। क्यों छीनने वाला है? क्योंकि भारत में, जी हां, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन रही है और यह बिल्डिंग गुजरात के सूरत में बनाई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अब सूरत के नाम होने जा रहा है। कहा जाता है कि अभी तक ये खिताब अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय भवन पेंटागन के नाम रहा है, लेकिन अब ये उपलब्धि गुजरात के सूरत स्थित एक इमारत ने ले ली है, जिसमें हीरा व्यापार केंद्र होगा। इस इमारत को बनने में 4 साल लगे। इस इमारत का उद्घाटन इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। सूरत को दुनिया की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस इमारत में 65,000 से अधिक हीरा प्रोफेशनल्स काम कर सकेंगे, जिसमें पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारी शामिल होंगे। इसे वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। इस इमारत को सूरत डायमंड बोर्ड्स नाम दिया गया है। 15 मंजिला ये इमारत 35 एकड़ में फैली हुई है और इसमें 9 आयताकार बिल्डिंग्स हैं, जो सभी एक सेंट्रल स्पाइन से जुड़ी हुई हैं। इसका निर्माण करने वाली कंपनी के अनुसार इसमें 7.1 मिलियन वर्ग फुट से अधिक फ्लोर स्पेस शामिल है। इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक मनोरंजन क्षेत्र और पार्किंग क्षेत्र है, जो 20 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। नए भवन परिसर में हजारों लोगों को व्यवसाय करने के लिए शानदार अवसर मिलेंगे। बताया जाता है कि बिल्डिंग बनने से पहले ही हीरा कंपनियों ने अपने अपने ऑफिस खरीद लिए थे। इस इमारत को एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता के बाद भारतीय वास्तुकला फर्म मॉर्फोजेनेसिस द्वारा डिजाइन किया गया है। तो वाकई आप भी मान गए ना कि इंडिया एक के बाद एक कीर्तिमान रचते जा रहा है और अब इस सूरत में एक नया